हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसे इन क्लासेज में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपका ये जो पार्ट है, इससे पहले हमने कोशिका के बारे में देख लिया था। कोशिका की सबसे पहले खोज 1665 में लॉर्ड रोक द्वारा की गई थी। देन इसके बाद में हमने कोशिका को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में देखा था। कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो शरीर में हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका क्या होती है, एक तरह से एक कोशिका झिल्ली द्वारा क्या होती है, सहलग्न या फिर जुड़ी होती है। सहलग्न का मतलब कह सकते हैं हम जुड़ी होना। देन इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड पार्ट होता है जो कोशिका का, वो होता है केंद्रक, और जो थर्ड पार्ट होता है कोशिका का, वो कोशिका द्रव्य होता है। हम इनके बारे में एक एक के बारे में विस्तृत से जानेंगे। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आपके लिए, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो मोटिवेशन देने के लिए आप सबसे पहले लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। आपकी सपोर्ट से ही हमें मनोबल मिलता है, जिससे आपको ही हमको पढ़ाने में भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये मेरी आपसे मनोकामना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं इस पे टॉपिक पर। तो हम कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली, तो शरीर में प्रत्येक कोशिका एक कोशिका से हम मतलब कह सकते हैं जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में हम क्या लेते हैं, प्लाज्मा जो एक अवस्था होती है उसको हम, जिसके कोशिका झिल्ली द्वारा ये क्या होती है, जुड़ी होती है। ये कोशिका भी एक अखंडता बनाए रखने के लिए, मतलब ये कोशिका वो क्या करती है, एक अखंडता मतलब एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या करती है, और कोशिका के अंदर बाहर सामग्री को आदान प्रदान करने की ये नियंत्रित या उन पर कंट्रोल करती है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के जो कार्य है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका एक कोशिका झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है, और ये जो कोशिका होती है क्या करती है, इसको अखंडता बनाए रखने के लिए ये कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। और ये क्या करती है, कोशिका के अंदर जो बाहर से सामग्री के आदान प्रदान को ये कंट्रोल या उन पर नियंत्रण रखती है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका के अंदर सभी सामग्रियों को आवश्यक विनिमय कह सकते हैं, लाना ले जाना ये विनिमय होता है के लिए कोशिका झिल्ली तक क्या होती है, एक पहुंच होनी आवश्यक है। तो ये आवश्यक होती है कोशिका के अंदर सभी सामग्रियों को आवश्यक विनिमय के लिए कोशिका झिल्ली की पहुंच तक ये आवश्यक होती है। देन इसके बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट है कोशिका का, वो है केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में हम जानते हैं। तो केंद्रक क्या होता है, एक तरह से ही केंद्रक निर्धारित करता है कि कोशिका कैसे कार्य करेगी। तो हम कोशिका में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है केंद्रक का। तो केंद्रक निर्धारित करता है कि कोशिका किस प्रकार से कार्य करेगी। तो इसके साथ साथ ही वे क्या करते हैं, उस कोशिका की जो मूल संरचना होती है, जो मूल स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है, केंद्रक द्वारा ये निर्धारित करती है कि कोशिका की संरचना कैसी होगी। ये भी क्या करता है, जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ये निर्धारित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम केंद्रक में क्या होती है, क्रोमेटिन होती है। तो क्रोमेटिन में हम सोच सकते हैं जो डीएनए के जो हेलिक्स के अंदर जो रहते हुए वो क्रोमेटिन की श्रृंखला में ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, जिसे हम डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक कहते हैं, जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होती है। तो हम कोशिका की जो आनुवंशिक सामग्री किसे कह सकते हैं, तो कोशिका की जो आनुवंशिक सामग्री होती है वो केंद्रक कहलाती है। नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं, जो केंद्रक में आरएनए का एक सघन क्षेत्र पाया जाता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका भी एक सघन क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, और इसमें क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। तो केंद्रक में हम कह सकते हैं कि केंद्रक में जो आरएनए का एक सघन क्षेत्र होता है, इसमें जो केंद्रक में आरएनए या फिर राइबोसोम का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। देन इसके बाद में हमारा जो कोशिका का जो थर्ड पार्ट है वो कोशिका द्रव्य, जिसे इसके बारे में देखते हैं कि कोशिका का एक मिश्रण है। तो कोशिका द्रव्य को हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य एक मिश्रण है जो कि क्या करता है, कोशिका में होता है, जो प्रत्येक कोशिका में होता है हम जानते हैं। और कोशिका झिल्ली के द्वारा ये क्या होता है, तो गिरा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या करता है, कोशिका में ही एक तरह से ये गिरा रहता है। तो हम कह सकते हैं ये मिश्रण होता है। इस प्रकार की कोशिका होती है, मान लो हम जानते हैं कि ये इस प्रकार से ये क्रोमेटिन की व्यवस्था होती है, और इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है।
और जो इसके अंदर का तो जो ये यहाँ पर जो गिरा रहता है, इसमें भरा रहता है, इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो इसमें ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से डीएनए, और इसमें क्या होता है, राइबोसोम का भी निर्माण होता रहता है। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका के अंदर फाइबर रेशे होते हैं। तो कोशिका के अंदर बहुत से क्या होते हैं, फाइबर रेशे होते हैं और सैकड़ों या हजारों की संख्या में छोटी लेकिन अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है। जो ये फाइबर रेशे होती है इनकी एक जैसी संरचना न होकर अलग अलग संरचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जिसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। तो कोशिका के अंदर क्या होती है, फाइबर रेशे होते हैं जो सैकड़ों या हजारों की संख्या में छोटी छोटी, और ये लेकिन क्या होती है, ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होने के कारण इसे हम कोशिकांग कहते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कोशिका के अंदर देख लिया था हमने, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइबर रेशे पाए जाते हैं, जिनकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। देन देखते हैं प्रत्येक कोशिकांग। तो हमें कोशिकांग प्राप्त हो गए यहाँ से। जो प्रत्येक कोशिकांग की क्या होती है, एक निश्चित संरचना होती है। तो इनकी अलग अलग संरचनाएं होती है, तो एक निश्चित संरचना होती है, और ये कोशिका कार्य में क्या करती है, एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। तो एक क्या करती है, जो कोशिकांग होते हैं ये एक निश्चित संरचना और एक कोशिका के जो विशिष्ट स्पेशल फंक्शन के लिए या स्पेशल जो इनकी भूमिका इंपॉर्टेंस होता है, जो एक कोशिकांग का होता है। देन इसके बाद में हम कोशिकांग और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम कोशिका उत्पत्ति के आधार पर, तो हम उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो इसे हम आदिम कोशिका कहा जाता है या फिर छोटी कोशिका हम कह सकते हैं। ये और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इन्हें हम एडवांस सेल या फिर ये आकार में कैसी होती है, बड़ी कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका जो सेकंड टॉप पॉइंट देखते हैं, तो इसमें जो केंद्रक के ऊपर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसलिए आनुवंशिक पदार्थ जो कोशिका के या केंद्रक के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ हमें मिल रहा था वो क्या होता है, एक तरह से बिखरा हुआ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली नहीं पाने के कारण ये बिखरा हुआ रहता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है इनमें क्या होता है, इसके केंद्रक के ऊपर क्या होता है, केंद्रक जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, ये जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है क्या होता है, सुव्यवस्थित क्रम में ये व्यवस्थित या फिर रहता है। इसके बाद में देखते हैं, इसमें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखते हैं इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं, इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। देन इसके बाद में हम इसमें आकार की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं, गुणसूत्र की, या फिर जिसे हम कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है और यूकेरियोटिक, तो इसमें 70 प्रकार का, तो हमारे जो 2 प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। एक तो होता है 70 प्रकार का और एक होता है 80 प्रकार का। तो हमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है वो 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इनमें 80 प्रकार का हमें राइबोसोम पाया जाता है। और हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम इनमें ऊर्जा, मतलब इनमें जो ऊर्जा के रूप में हम बात करते हैं, तो इनमें ऊर्जा का देने वाले जो कोशिकांग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ऊर्जा देने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो मेसोसोम कहलाते हैं। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो ऊर्जा देने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इन्हें ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे क्या कर सके, गति कर सके या फिर मूवमेंट या मूव कर सके। फिर इसके बाद में हम गति के रूप में देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इसमें क्या होता है, गति के लिए इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। तो एक प्रकार से ये गति के लिए होते हैं, जो कोशिकाओं में गति प्रदान करते हैं। तो इसमें हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे माइक्रोप्लाज्मा यूकेरियोटिक कोशिका का एक प्रकार का क्या होता है, उदाहरण होता है, और क्लाइडोमोनास। जबकि इसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है,
इसमें गति के लिए सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और इसमें हम देखते हैं तो कौन कौन से इसके उदाहरण आते हैं, तो हमारी जो डुक्का कोशिका होती है ये इसकी उदाहरण है, और नर्व जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये भी एक तरह, और हमारे जो ब्लड सेल्स जो रक्त कोशिकाएं होती है ये यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं तो हमारा कोशिकांग और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो कोशिकांग और कार्य प्रणाली के बारे में हम सबसे पहले कोशिकांग जिसे हम ऑर्गेनेल जो कि क्या होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो कोशिकांग होते हैं ये केवल क्या पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। लवक, अब इसमें सबसे पहले हम कोशिकांग में देखते हैं, सबसे पहले इनमें जो आता है वो लवक होता है। ये क्या होता है दोहरी कलाबंद कोशिकाएं है जो एक भोजन संश्लेषण को क्या करती है, भोजन संश्लेषण यानी भोजन बनाना और भोजन का भंडारण करना, इनके क्या करते हैं ये भंडारण में क्या करती है ये कोशिकाएं मदद करती है, या फिर जो कोशिकांग होते हैं ये मदद करते हैं। देन इसके बाद में हम इसमें देखते हैं ये सामान्यतः क्या करती है जो प्रकाश संश्लेषक पौधों में क्या करती है जो कोशिकाओं में होता है। तो ये जो लवक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण से हम कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना क्या होता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये जो लवक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिकाओं में क्या करते हैं सहायता प्रदान करते हैं। देन इसके बाद में हम इसमें थर्ड बॉन्ड देखता है ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं ये पौधों में क्या करते हैं पौधों के भागों में विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उनमें रंग प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे क्रोमोप्लास्ट के जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं जैसे कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण क्या होती है जो गाजर होती है उसका नारंगी जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट का ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं टमाटर का जो लाल है रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं इसी प्रकार मिर्ची का लाल रंग, शलजम का लाल रंग, इस प्रकार से इनमें ये उदाहरण के रूप में ये क्या होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम इसका सेकंड देखते हैं 3 प्रकार से। हमने सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट देखा था, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं एक तरह से ये रंगीन होते हैं मतलब कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। और ये क्या करते हैं भोजन को क्या करते हैं जैसे भोजन को स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में क्या करते हैं जमाते हैं, और क्या करते हैं वसा और प्रोटीन का ये क्या करते हैं उनके रूप में संग्रहित करते हैं या फिर का भंडारण करते हैं। इसके बाद में इसका जो थर्ड देखते हैं हम वो है थर्ड इसका है क्लोरोप्लास्ट देखा था हमने। क्लोरोप्लास्ट को और देखना है तो हमें क्लोरोप्लास्ट इसका रहेगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करते हैं जो हरे रंग प्रदान करता है। तो ये हरे रंग के लवक होते हैं जो क्या करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में ये कोशिकाओं में क्या करते हैं मदद करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में आपको ये बोर्ड पे जो आपको ये लिख रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉपिक कवर हो, इसलिए ये एक बार आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य, इसमें देख लिया था कोशिका झिल्ली जो प्रत्येक शरीर में एक कोशिका झिल्ली द्वारा क्या होती है जुड़ी रहती है। ये क्या करती है कोशिका को अखंडता बनाने के लिए ये होती है, और ये कोशिका के अंदर और बाहर जो सामग्री का आदान प्रदान होता है उस पर ये कंट्रोल या फिर नियंत्रित करती है। देन इसके बाद में कोशिका के अंदर सभी सामग्रियों को आवश्यक है विनिमय के लिए क्या होती है कोशिका झिल्ली तक पहुंच की आवश्यक होती है। देन इसके बाद में हमने केंद्रक देखा था। केंद्रक क्या करता है निर्धारित करता है कोशिका किस प्रकार से कार्य करेगी उसके बारे में ये केंद्रक निर्धारित करता है। साथ साथ में उस कोशिका क्या करता है ये मूल संरचना होती है स्ट्रक्चर होती है ये भी क्या करता है केंद्रक के द्वारा ये निर्धारित होती है। देन जो केंद्रक में होती है जो क्रोमेटिन की जो श्रृंखला होती है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड द्वारा पाया जाता है और इसमें आनुवांशिक सामग्री क्या होती है। इसके बाद में केंद्रक में आरएनए का एक सघन क्षेत्र होता है, इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। देन इसके बाद में हमने कोशिका द्रव्य देखा था। कोशिका द्रव्य एक मिश्रण होता है जो प्रत्येक कोशिका में होता है और कोशिका झिल्ली द्वारा ही गिरा होता है। देन इसके बाद में हमने कोशिका के अंदर जो फाइबर रेशे होते हैं ये क्या होते हैं जो सैकड़ों या हजारों की संख्या में होते हैं, छोटी लेकिन क्या होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका क्या करती है एक निश्चित संरचना होती है इनकी जो क्या करते हैं कोशिका कार्य में क्या करते हैं एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, एक स्पेशल रोल निभाते हैं। देन इसके बाद में हमने कोशिकांग और उनकी कार्य प्रणाली से पहले हमने कोशिकाएं जो 2 प्रकार की होती है जो उत्पत्ति के आधार पर देखा था हमने इनके बारे में देख लिया था। तो आज के लिए हम इतना ही
थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।